Hello students, today we are going to discuss chapter number 13 which is MySQL's revision store. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है अभी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ 2020-21 ये चैप्टर सीबीएसई द्वारा कट कर दिया गया है। बट मुझे ये पढ़ाने का मेन पर्पस क्या है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगला जो मुझे चैप्टर्स पढ़ाना है एसक्यूएल्स का वो कोर पढ़ाना है, जिसमें आपको डबल टेबल, ठीक है, डबल टेबल की क्वेरी आएगी। तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन्स होना चाहिए। और ये इसलिए भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था क्योंकि 11th क्लास में ऑलरेडी आपने ये एसक्यूएल्स पढ़ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्टली उन्होंने डिलीट तो कर दिया बट इनडायरेक्टली जो है आपको ये पढ़ना ही है और ऑलरेडी आपने पढ़ा है। तो मैं इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में ही पढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये क्लास 11 में कवर कर चुका है, ठीक है। तो देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट्स कि व्हाट इज़ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं डेटाबेस इज़ अ कंटेनर विच कंटेन डेटा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। किस तरह का डेटा और क्यों रखता है ये, तो हम यहाँ पे देखिए इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ डेटा यूजली रेफर्ड एज अ डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इंटरप्राइजेज एंड टिपिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पेमेंट रिकॉर्ड स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स, ठीक है। तो जो डेटा होता है वो CSV फाइल में या फिर एक्सेल फाइल किसी भी फाइल में ये स्टोर करता है। इसका डेटा स्टोर करने का मेन पर्पस होता है जब भी आप सर्वर से कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो तो वह डेटाबेस में ही रहता है। सॉरी, ये कुछ हम कह सकते हैं डेटाबेस कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसे हम यहाँ डेटाबेस कह रहे हैं। तो सबका अपना एक डेटाबेस बनाओ। जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हो तो लाइब्रेरी में क्या होता है, सबका एक अपना कंटेनर बॉक्स होता है ना, मीन्स हर एक प्लेस पे साइंस वाले बॉक्स साइंस वाले कंटेनर के पास साइंस की सारी बुक रहेंगी, मैथ्स के कंटेनर के पास मैथ्स की सारी बुक रहेंगी, CS के कंटेनर मीन्स कंप्यूटर साइंस के कंटेनर के पास कंप्यूटर रिलेटेड बुक रहेंगी। तो सबका इससे क्या बेनिफिट्स हमको मिलता है, जब भी हमको किसी चीज़ की बुक की ज़रूरत होगी मैं डायरेक्टली उस प्लेस तक पहुंचूंगा और इजीली एक्सेस कर अपना इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। सपोज़ दैट अगर ये सारे बुक्स एक साथ होते हैं, तितर बितर होते, गैदरिंग होता बुक का, झुंड में होते हैं, तो क्या होता, मिलते तो हमें ज़रूर बट हमें कुछ अपना समय वहाँ एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता। तो उसी तरह ये डेटाबेस होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, डेटाबेस सिस्टम रिड्यूस डेटा रेडुडेंसीज, ठीक है। मतलब कि ये डेटाबेस बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो कई तरह का डेटा है जो डुप्लीकेसी के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। सपोज़ दैट आपका मेमोरी कार्ड है, एक मेमोरी कार्ड में कई फोल्डर्स होते हैं, हर एक फ़ोल्डर में ऐसा कई गाने मिल जाएंगे आपको, ऐसे कई सॉन्ग कलेक्शंस मिल जाएंगे जो कई बार रिपीटेड हैं, तो उसको बोलते हैं रेडुडेंसीज ऑफ डेटा। नेक्स्ट आता है डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकन्सिस्टेंसीज टू अ लार्ज एक्सिस्टेंट, ठीक है। बड़े पैमाने पे जो डेटा का इनकन्सिस्टेंसीज होता है वो क्या करते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इनकन्सिस्टेंस मतलब कि जो डेटा का जब जिस डेटा की हमें जब ज़रूरत हो वो डेटा हमें सही समय पे मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा फैसिलिटीज़ फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा हमें क्या करता है, शेयरिंग का भी फैसिलिटीज़ देता है। डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब रिलेशनल डेटा मॉडल्स। तो इसको मैं बहुत डेप में नहीं जाता हूँ, ये आप लोग अपने से देख लीजिएगा। रिलेशंस है, डोमेन है, टपल है, ट्रिब्यूट है, डिग्री है, कार्डिनलिटी है, व्यू है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है और फॉरेन की है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको भी मैं छोड़ता हूँ। माई एसक्यूएल्स पॉपुलर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा था, तो इसको भी स्किप करता है। द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे देखिएगा माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल्स में क्या होता है, तो एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और दूसरा होता है माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इनके सर्वर का ही डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस वही है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें भी DDL कमांड होता है, इसमें भी DML कमांड होता है और इसमें भी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसे TCL कमांड्स कहते हैं, ये होता है, ठीक है।
तो ये जो आपका है आपको इसको पूरे डेप्थ में पढ़ने होंगे। डीडीएल कमांड्स क्या होता है, जिसमें क्रिएटिंग, अल्टरिंग और ड्रॉपिंग होता है। टेबल को क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं और ड्रॉप करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेज एंड रोल्स, ये भी होता है। और मेंटेनिंग कमांड्स भी होता है, मेंटेनेंस कमांड, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आता है डेटा मैनिपुलेशन कमांड। इसमें देखिएगा इंसर्शन, रिट्राइवल, डिलीशंस, मॉडिफिकेशन, डेटा स्टोर, ये सारे प्रोसेस होते हैं। उसी तरह ट्रांसलेशंस कंट्रोल में क्या हो जाएगा, मेकिंग चेंजिंग इन अ डेटाबेस, पेमेंट परमानेंट, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये आपको वन आफ्टर अनदर अभी आगे बताया जाएगा डिटेल में। हाँ, यहाँ पे कुछ है कमांड्स माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स। तो कमांड्स माई एसक्यूएल डेटा टाइप में देखिए माई एसक्यूएल्स में हमें क्या पढ़ना होता है। और यहाँ पे कैर है, वेर कैर है, उसी तरह टीनी टेक्स्ट था, टेक्स्ट हो गया, ब्लॉब, मीडियम टेक्स्ट, ये सारे आपको जो है डेटा टाइप हैं, ठीक है। जैसे वेरी आप पाइथन में डेटा टाइप पढ़े हो ना, उसी तरह इसका भी अपना एक डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। तो इन डेटा टाइप्स का यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें इनका यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। तो याद रखिएगा जो एसक्यूएल होता है वो कैर का यूज़ करता है और माई एसक्यूएल जो होता है वो वेर कैर का यूज़ करता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर इज़ दैट फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ, ठीक है। एक फिक्स्ड लेंथ है तो दूसरा क्या है, वेरिएबल लेंथ है। द कैर डेटा टाइप स्पेसिफाइज अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो याद रखिएगा जो कैर का डेटा लेंथ होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि जो वेर कैर का होता है वो क्या होता है, ये है वेर कैर का जो होता है वो वेरिएबल लेंथ होता है। इसका मतलब फिक्स नहीं होता है। व्हेन अ कॉलम इज गिवन डेटा टाइप एज कैर, then MySQL ensure that all values stored in the column have this length n byte, ठीक है। जब हम कोई भी कैर नाम का डेटा टाइप ले लेते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो लेंथ है वो n टाइप का है, फिक्स टाइप का है। इफ़ अ वैल्यू इज शॉर्टर देन दिस लेंथ n, द ब्लैंक्स आर एडेड बट द साइज ऑफ वैल्यू रिमेन्स n बाइट। उसी तरह वेर कैर बोल रहा है कि ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स व्हेन अ कॉलम इज गिवन डेटा टाइप एज वेर कैर देन द मैक्सिमम साइज अ वैल्यू इन दिस कॉलम can have in n byte. Each value that is stored in the column stores exactly as you specifies. No blanks are added in the shorter than maximum length. तो इसमें आप कैर में ऐसे समझिएगा, कैर में जो होता है वो फिक्स्ड लेंथ होता है और वेर कैर में जो होता है वो फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सेसिंग डेटा बेस इन माई एसक्यूएल, ठीक है। हम माई एसक्यूएल्स में डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कमांड दिया हुआ है, ये आ गया हमारा कमांड। तो यहाँ देखिए यूज़ डेटाबेस नेम ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। तो अब इसका एग्जांपल में जैसे यूज़ जाके जो भी डेटाबेस का नेम होगा तो यहाँ पे यूज़ कमांड के साथ इन्होंने दिया है ये चीज़ मैनेजरी, ठीक है। उनके डेटाबेस का नेम है मैनेजरी और उसके बाद जब उन्होंने किया तो ये डेटाबेस चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सेसिंग डेटाबेस इन माई एसक्यूएल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रिएटिंग टेबल इन माई एसक्यूएल। लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था अच्छे से, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्रिएटिंग टेबल इन माई एसक्यूएल कैसे करते हैं, थ्रू द क्रिएट टेबल कमांड्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्रिएट, फिर टेबल, फिर टेबल नेम लाइक जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय लिया हुआ है तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद कॉलम नेम 1, फिर डेटा टाइप, फिर साइज। ये 3 चीज़ें आपको रखना है और कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको बिगर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये है आपका कॉलम नेम 1, फिर उसके बाद डेटा टाइप और साइज, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कॉमा है, फिर अगेन कॉलम नेम 1 2 डेटा टाइप, फिर साइज, फिर उसके बाद अगेन डैश 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 का मतलब आपको जितना भी कॉलम नेम ऐड करना है लाइक दिस आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे टू क्रिएट एम्प्लॉय के लिए इन्होंने क्या किया है,
एम्प्लॉय नाम का हमारा टेबल हो गया। अब इन्होंने ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड और ग्रॉस, इन्होंने 5 कॉलम को ऐड किया है। ठीक है, तो 5 टाइम्स आपको ये यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आगे बनाया भी गया है। तो इन्होंने क्या किया है, कॉलम क्रिएट टेबल एम्प्लॉई, कॉलम नेम 1 ई कोड, डेटा टाइप इंटीजर, साइज इन्होंने मेंशन नहीं किया है। उसी तरह ई नेम, डेटा टाइप कैर, साइज 20, सेक्स कैर 1। ठीक है, अगर हमारा ये कैरेक्टर टाइप या स्ट्रिंग टाइप्स है तो आप उसका साइज मेंशन करिए। अगर इंटीजर और डेसिमल टाइप है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक साइज को मेंशन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। अब कैसे हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, थ्रू द इंसर्ट कमांड। तो यहाँ देखिएगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद कॉलम लिस्ट, फिर वैल्यू, और फिर उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो भी है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या हो गया हमारा, टेबल नेम हो गया। फिर वैल्यूज़, ठीक है, ये याद रखिएगा वैल्यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम 10, ये इसका क्या हो गया, कोड हो गया, रवि नेम हो गया, सेक्स मेल हो गया, E4 उसका जो भी कॉलम लिया गया था उसके अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद ग्रेड है, E4 इसका ग्रेड हो गया। बाकी ये 4670 जो है आप देखोगे यहाँ पे ग्रॉस हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से सारा डिटेल हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, तो थ्रू द इंसर्ट कमांड। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा जब भी एग्ज़ाम होगा, स्पेशली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपसे इंसर्ट क्वेरीज पूछे जाते हैं कि आप जो है इंसर्ट करके बताओ इनका कोई डिटेल। ठीक है, या क्रिएट करके इस टेबल का कमांड बताओ, मतलब क्रिएट टेबल का कमांड बताओ या इंसर्ट टेबल का कमांड बताओ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब इंसर्टिंग नल वैल्यूज़। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। जब हमें नल वैल्यू इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम वही चीज़ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जो भी टेबल नेम है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय, ई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें मुझे वैल्यूज़ इंसर्ट करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब में वैल्यूज़ हो। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कमीशन, कमीशन में यहाँ पे नल इंसर्ट किया गया है, आप देख रहे होगे कमीशन में यहाँ पे नल इंसर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको कमीशन कुछ भी नहीं बन रहा है। जब कुछ भी नहीं बन रहा है तो आप 0 भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नल जो है इंसर्ट कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने वैल्यूज़ में जाकर वैल्यू यहाँ पे नल दे दिया। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे नल है, ये नल वैल्यू किसका है, ये आपका है एम्प्लॉय, ई नेम, जॉब, एनालिस्ट, ये है MGR। ठीक है, MGR की वैल्यू जो है वो नल हो गया है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं इंसर्टिंग डेट पे हम, कि इंसर्टिंग डेट क्या होता है। तो ये यहाँ पे देखिए YYMM के फॉर्मेट में इंसर्ट डेट किया गया है, ईयर मंथ एंड डेट फॉर्मेट में। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ होगा, तो आप देखिए यहाँ पे हायर डेट लिखा हुआ है, तो इसका यूज़ यहाँ पे 10 मई 2003, इस तरह से हम इंसर्ट कर लिए यहाँ पे डेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड क्या होता है, सेलेक्ट कमांड इज़ अ क्वेरी विच इज़ यूज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से हम किसी भी क्वेरीज को या किसी भी टेबल को एक्सेस करने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल। टेबल से हमें कोई भी इंफॉर्मेशंस लाने को ही हम सेलेक्ट क्वेरीज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, व्हाट टू सेलेक्ट, जो भी हमारा टेबल नेम है, फ्रॉम, सॉरी टेबल नेम नहीं, कॉलम नेम, फिर फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे MySQL में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PET पेट। ठीक है, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम। जब मैं स्टार लगा दूंगा तो उस पेट नाम के टेबल में जितने भी कॉलम है वो सबको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। अगर मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, 10 कॉलम में से केवल 5 कॉलम चाहिए, तो उस पाँचों कॉलम का नाम मैं यहाँ स्टार के प्लेस पे लिख दूंगा, जैसे सेलेक्ट ई नेम कॉमा EID कॉमा एड्रेस कॉमा सैलरी।
फ्रॉम पेट, इस तरह मैं कर दूंगा तो ऑटोमेटिक केवल वही 4 चीज़ें जो है हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रो। अभी जो मैंने बताया पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए स्टार का यूज़ हुआ था, ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर रो के लिए यहाँ पे कंडीशन का यहाँ यूज़ हुआ है, वेयर सेक्स इक्वल टू एम जी, जो मेल सेक्स के होंगे उन्हीं का रिजल्ट मुझे शो आउट हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस, और कंडीशंस के लिए यहाँ पे वेयर लगाना मस्ट होता है, ठीक है। तो वेयर जैसे ही हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अगला कंडीशन हमें देना होगा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश लाइक ही होता है कि सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम पेट जहाँ पर सेक्स इक्वल टू मेल हो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए, एक्सेस कर लिए है सारा डिटेल। उसी तरह कुछ और भी एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर बर्थ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2019 1 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो इस एज से बड़ा हो और या तो इसके इक्विवेलेंट हो, तो हमें क्या हो जाए, वो चीज़ डिस्प्ले हो जाए। उसी तरह अलग अलग क्वेरीज दिए हुए हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पाइसेस इज इक्वल टू डॉग एंड सेक्स इज इक्वल टू एफ। मैं एक साथ 2 कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक साथ कई कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस कॉलम को हम बोलते हैं कंडीशनल बेस्ड कॉलम, ठीक है। कि आप जैसे मैं कहेंगे मैं कहूँगा क्वेश्चन डिस्प्ले दोज टेबल हुज स्पीसीज इज डॉग एंड सेक्स इज फीमेल, ठीक है। या फिर फीमेल, आई वॉन्ट टू सी फीमेल स्पीसीज डॉग, ठीक है। तो आप इस तरह का क्वेरीज जनरेट करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सेलेक्ट ऑल स्नैक्स और बर्ड्स, ठीक है। सभी स्नैक्स और बर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज इज इक्वल टू स्नैक और स्पीसीज इज इक्वल टू बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे और कमांड का यूज़ हुआ है, तो इसके थ्रू मैं क्या किया, सभी स्नैक्स और बर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया, या तो ये आएंगे या तो ये होंगे, जो भी होंगे। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट ऑल मेल कैट्स, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज इज इक्वल टू कैट एंड सेक्स इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल मेल कैट्स बोला है, इसीलिए ऑल का मतलब एंड लग गया, और यहाँ पे क्या बोला, ऑल स्नैक्स और बर्ड्स, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे और कमांड का लगा था यूज़। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स। अब कोई पर्टिकुलर कॉलम यदि आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ आप देखोगे सेलेक्ट नेम एंड बर्थ डेट ऑफ ऑल पेट्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट नेम बर्थ फ्रॉम पेट, ठीक है। सारे कॉलम्स के लिए सेलेक्ट नेम बर्थ फ्रॉम पेट, ठीक है। तो आपका नेम और बर्थ उसका पेट टेबल से एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट ओनर ऑफ अ पेट्स बॉर्न आफ्टर दिसंबर 2018, मतलब आप उस पेट्स के ऑनर का नाम डिस्प्ले करिए जिनके पेट्स दिसंबर 2018 के बाद पैदा हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट वेयर बर्थ इज़ ग्रेटर देन 31/12/2018, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इसके बिगर जो भी हैं, इसके बाद जो भी पैदा हुए हैं उनका डिटेल एक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रैंडमली हम क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस में बहुत सारे डेटा होते हैं ना, तो उनमें से जाके रैंडमली हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग वो डेटा को एक्सेस कर कर हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। इससे हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिमिनेटिंग रेडुडेंट डेटा, ठीक है। अब हम रेडुडेंट डेटा, जब हमारे डेटाबेस में बहुत सारे अगर रेडुडेंट डेटा डुप्लीकेट डेटा अगर आ जाते हैं तो उसको हम कैसे छाटेंगे, फ़िल्टर करेंगे थ्रू द डिस्टिंक्ट कमांड, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कमांड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि हाउ टू रिमूव रेडुडेंट डेटा, या फिर देयर इज़ अ टू फाइल ऑफ पेट, तो आई वॉन्ट टू डिलीट वन ऑफ देम, देन व्हाट टू डू, तो वी हैव टू यूज़ डिस्टिंक्ट कमांड, ठीक है। तो कैसे, डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल पेट ओनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ना डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल पेट ओनर्स नॉन रेडुडेंट, ठीक है।
जो रेडुडेंट नहीं है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने किया सिंपल सा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ओनर फ्रॉम पेट, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टिंक्ट लगा दिया। लगाने से ये बेनिफिट होगा कि हो सकता है किसी का रिकॉर्ड 2 बार उसमें ऐड हो गया हो, किसी का 5 बार हो गया हो। तो इस तरह से क्या होगा, वो फ़िल्टर कर कर केवल एक ही बार दिखाएगा, जिनका 5 बार भी है वो भी डुप्लीकेट नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ पेट्स फ्रॉम टेबल पेट। ठीक है, डिस्प्ले डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ पेट्स फ्रॉम टेबल पेट, तो क्या हो जाएगा डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम पेट। सिंपल वही है डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ करना। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज, मतलब ऑल कीवर्ड्स का यूज़ करना। ठीक है, तो ऑल कीवर्ड्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, इन द प्लेस ऑफ डिस्टिंक्ट कमांड्स, मतलब डिस्टिंक्ट कमांड के प्लेस पे हम लोग यू गिव कीवर्ड्स ऑल, देन द रिजल्ट रिटर्न्स द डुप्लीकेट आउटपुट रोज। It is just the same as when you specify neither distinct nor all the essential clearly rather than the functional argument does if you give। अब जैसे आप all देते हो तो all का मतलब हो गया कि जैसे आप डिस्टिंक्ट अगर लगा देते हो तो वो फ़िल्टर कर देता है, डिस्टिंक्ट नहीं लगाते हो तो फ़िल्टर नहीं करता है। तो ऑल लगाना ना लगाना एक बराबर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, तो सप्लायर्स के सभी सिटीज़ का नेम, तो हो सकता है इनका नेम, अब यहाँ नेम तो दिया नहीं है, सेलेक्ट सिटी बस बोला है, तो नेम और कॉमा सिटी देता तो नेम और सिटी भी आता। लेकिन अब सिटी में दिल्ली, हरियाणा, अगेन दिल्ली आ जाएगा, फिर मुंबई, फिर अगेन दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके 50 नाम होंगे तो उसमें 10 नाम दिल्ली भी हो सकता है, 5 नाम मुंबई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्टिंक्ट कमांड लगा दोगे तो गिने चुने अगर 5 ही शहर है तो केवल 5 शहर का ही नाम लेगा, चाहे वो 10 बार रिपीट हुए हों चाहे 20 बार रिपीट हुए हों। नेक्स्ट आता है हमारा विविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टेबल। तो इफ़ यू वांट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल यू हैव टू यूज डिस्क्राइब और डेस्क। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए टेबल का वो कैसा दिखाई देता है तो आपको ये लगाना होगा डिस्क्राइब या डेस्क। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए डेस्क और पेट किया है। ठीक है, तो आगे दिया होगा, नहीं दिया है तो आप कमांड जब रन कराओगे अपने सिस्टम पे तो पता चलेगा। तो ये जो है आपका टेबल बन जाता है ऐसे। ठीक है, अब टेबल में जो भी उसके कॉलम होंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, कॉलम 1 2 3 4, और उनका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब टेबल के फॉर्मेट्स को पूरी तरह से वो दिखा देगा। नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस। कैसे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या इज़ इट पॉसिबल टू डू कैलकुलेशंस डायरेक्टली ऑन एसक्यूएल्स कमांड लाइंस। यस, हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय दिस मेथड टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे सेलेक्ट, जो भी हम यहाँ पे कमांड स्टार फॉर्म टेबल देते थे ना, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है सेलेक्ट, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे 3.14 इंटू सिक्स किया, जो भी रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। सपोज दैट इसका जो रिज़ल्ट है वो अराउंड आपका 108.972 कुछ इस तरह दिखेगा, तो ऑटोमेटिक ये दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग करेंट डेट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप अपने सिस्टम पे करेंट डेट कैसे दिखाओगे, या फिर कोई ऐसा वर्क करते हो जिसमें आपको लाइव डेट या लाइव टाइम दिखाना होता है तो क्या करते हैं। तो टू ऑब्टेन अ करेंट सिस्टम डेट, तो सेलेक्ट CURDATE। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, सेमी कॉलन को सेमी कॉलन की तरह ही लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा यूजिंग कॉलम एलियाज। एलियाज क्या होता है, एलियाज इज़ अ वेरिएबल, लाइक अ वेरिएबल नेम। जब कोई भी चीज़ बिगर होता है तो उसका एक शॉर्टकट में हम नेम दे देते हैं, उसे हम एलियाज नेम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, द कॉलम दैट यू सेलेक्ट इन अ क्वेरी कैन बी गिवन अ डिफरेंट नेम। यहाँ पे कॉलम एलियाज नेम दिया है ना, तो जैसे यहाँ देखिए सेलेक्ट कॉलम नेम एज कॉलम एलियाज नेम, फिर कॉलम नेम एज कॉलम एलियाज नेम फ्रॉम द टेबल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिया है सेलेक्ट डेट कॉमा टाइप
एज इवेंट टाइप, ठीक है, फ्रॉम इवेंट। तो इसका डिटेल आपको आगे जब मिलेगा तो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग कंडीशंस बेस्ड ऑन अ रेंज। कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज, जब हमें रेंज वाइज काम करना होता है कंडीशन पे तब हम क्या करते हैं, तो रेंज के लिए हम लोग बिटवीन का, एंड का, और का इस तरह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो कंडीशन है वो पहला क्या है, बिटवीन पे है। द बिटवीन ऑपरेटर डिफाइंस a range of value that the column values must fall in to make a condition true। तो यहाँ देखिएगा सेलेक्ट आई कोड कॉलम 1 डेस्प कॉलम 2 क्यू क्यू एच कॉलम 3 फ्रॉम आइटम्स, ठीक है, ये 3 कॉलम इन्होंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद वेयर कंडीशन क्या दिया है, क्यू क्यू एच बिटवीन 30 to 50, जो इसकी क्यू क्यू एच वाले कॉलम की जो वैल्यू है वो 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका एक रेंज डिसाइड हो गया। बाकी तो एज इट इज़ है जैसा, ठीक है। और मैं चाहता तो आई कोड है तो मैं यहाँ पे दिखा देता वेयर आई कोड इज बिटवीन 5 to 10, ठीक है। अगर आई कोड में दिखा देता तो ऑटोमेटिक क्यू क्यू एच भी केवल उसी का दिखाता, लेकिन जब क्यू क्यू एच में दिखा दिया कि इसका रेंज इतना होना चाहिए तो आई कोड 30 से 50 के बीच में जितने भी होंगे आई कोड वो उन्हीं का दिखाएगा, ठीक है। तो मैं मल्टीपल कंडीशंस भी दिखा सकता हूँ। इन्होंने जो यहाँ पे दिखाया है वो क्या दिखाया है, क्यू क्यू एच के लिए दिखाया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब कंडीशंस बेस्ड ऑन अ लिस्ट, ठीक है। अब कैसे हमारे कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट है, तो एग्जांपल देखिए पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी इन, ठीक है। आप उन मेंबर्स को दिखाइए जिनका सिटी क्या हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो और बेंगलोर हो, ऐसे लोगों का आप डिटेल्स दिखाइए, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा है। अगर मैं बोलता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर, ठीक है, तो सारे का आ जाता, ठीक है। अगर मैं बोलता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर सिटी इज, मैं इन नहीं लगाता तब इज लगाता और केवल दिल्ली दे देता, ठीक है। तो केवल दिल्ली वाले पैसेंजर्स का डिटेल आ जाता। दिल्ली कॉमा मुंबई अगर कर देता तो दिल्ली या मुंबई का आ जाता है। लेकिन जब मल्टीपल हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीवर्ड्स भी चेंज हो जाएगा। इच के प्लेस पे इन हो गया, वेयर सिटी इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर, ये 4 कमांड्स मैंने दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग चारों प्लेसेस के जो भी पैसेंजर्स हैं उनका डिटेल, इनका एक लिस्ट बनाकर हमारे सामने अवेलेबल करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है द नॉट इन ऑपरेटर फाइंड्स रो दैट डोंट मैच इन द लिस्ट। सो इफ़ यू राइट, अगर मैं नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब हो गया जो एग्जैक्टली नहीं मैच करता है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी नॉट इन, ठीक है, जिनका सिटी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में नहीं है उनको छोड़कर बाकी सारों का लिस्ट वो दिखा देगा, ठीक है। मुझे जिन शहरों का लिस्ट नहीं चाहिए उनको मैं यहाँ पे इंडिकेट किया नॉट इन कीवर्ड्स के थ्रू, और ऑटोमेटिक ये 3 को छोड़कर बाकी जितने भी पैसेंजर डिटेल्स हैं उनका लिस्ट शहर वाइज, मतलब टाउन वाइज, नेम वाइज उनका डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मुझे पर्टिकुलर सिटी का चाहिए तो मैं बाय दिस मेथड से कर सकता हूँ। पर्टिकुलर सिटीज़ को मुझे इग्नोर करके अगर चाहिए तो बाय दिस मेथड से मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न मैचेस, ठीक है। तो पैटर्न मैचेस हम कैसे करते हैं, तो परसेंटेज और अंडरस्कोर्स के थ्रू हम परसेंटेज मैचेस। तो यहाँ पे लाइक कमांड का यूज़ होता है। जैसे आप कहते हो ना कि यू आर सिमिलर लाइक अ, यू आर लाइक अ, जैसे ए लाइक बी, ए लाइक अ बी, ठीक है। ए मतलब लाइक का मतलब यूँ समझिए एक मतलब जैसा, मैचिंग, ठीक है। तो कैसे हम लोग करते हैं, तो यहाँ देखिए इंक्लूड स्ट्रिंग मैचिंग लाइक द कंपैरिजंस ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूजिंग पैटर्न। तो यहाँ पहला है परसेंटेज, दूसरा है अंडरस्कोर। पैटर्न का यूज़ हम करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए टू लिस्ट अ मेंबर विच आर इन एरियाज़ विथ पिन कोड स्टार्टिंग विथ 13, ठीक है। आप उन मेंबर का एक लिस्ट दीजिए जिनका पिन कोड एरियाज़ 13 से स्टार्ट होता है। तो सेलेक्ट मतलब 13 जैसा ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी। आप चाहो तो यहाँ स्टार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने 3 चीज़ों को सिलेक्ट किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी फ्रॉम मेंबर, टेबल नेम हो गया। अब कंडीशन यही मेन है आपका, वेयर
पिन, अब यहाँ पे क्या था, पिन ये था ना, तो पिन 13 था, तो वेयर पिन, अब यहाँ पे बस लाइक कमांड लग गया है, ठीक है, लाइक 30%, 13%। तो वहाँ पे देखिएगा आप, ऊपर में यहाँ बताया गया था कि दो ही चीज़ों से इसका हम सिमिलर लाइक कंडीशंस को मैच कर सकते हैं, पहला परसेंटेज था, दूसरा अंडरस्कोर था। तो यहाँ पे 13%, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये परसेंट जो है ये बताता है कि 13 से स्टार्ट है और उसके बाद जो भी वैल्यू है, यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि इसके आगे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये 13 तो होगा ही होगा, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे हो गया कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टू लिस्ट द नेम ऑफ पेट्स हु हैव नेम एंडिंग विद वाई। अब अगर वाई से है, ठीक है, जिसका लास्ट वाई है, तो क्या होगा, तो सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे परसेंट पहले लग गया। ये परसेंट का मतलब बता रहा है यहाँ पे कि स्टार्टिंग कुछ भी हो, एंडिंग वाई ही होगा, ठीक है। जैसे बी ओ वाई, क्या, बी ओ वाई, तो बी ओ वाई में वाई तो मेरा लास्ट में है और इस बी ओ के लिए वो क्या लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट आता है सर्चिंग ऑफ नल। अब नल वैल्यू को मुझे कैसे सर्च करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब फ्रॉम EMP, ठीक है, टेबल नेम। अब कंडीशन क्या हो गया, वेयर डेप्थ नंबर इज़ नल, डिपार्टमेंट नंबर इज़ नल, ठीक है। तो जब कोई सिंगल वैल्यू को अगर मुझे टारगेट करना होता है तो मैं इच के साथ, जैसे वहाँ पे अभी इन लगा था ना, तो मैंने बोला था कि अगर सिंगल अगर सिटी मुझे लाना था तो मैं इज करता, मल्टीपल सिटी था इसलिए इन किया था, तो उसी तरह यहाँ पे इज कमांड का यूज़ किया और नल किया। तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर जो नल वैल्यू है वो उसको दिखा देगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब ये यहाँ तक की चीज़ों को हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ रिविजनल वर्क दिए हुए हैं, तो आई होप आप लोग इतने टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं इसमें, और ये पूरा आप लोग अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्रिएट टेबल विद एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट के साथ, तो यहाँ पे आप देखोगे सेम वही चीज़ है, क्रिएट टेबल, क्रिएट कमांड के साथ टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, ठीक है, फिर कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखिएगा क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्टमर नाम का टेबल इन्होंने क्रिएट किया, फर्स्ट नेम कैर, साइज उसका, लास्ट नेम कैर, साइज उसका, एड्रेस कैर, साइज उसका, सिटी कैर, साइज उसका, कंट्री कैर, साइज उसका, और बर्थ डेट, डेट टाइप, ठीक है। तो ये सारे जो कैर टाइप के थे उनका साइज यहाँ पे दिया गया है, जो कैर टाइप के नहीं है उसमें क्या है, एकमात्र डेट है, जो डेट एंड टाइप साइज का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वो टेबल क्रिएट हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये जो बना वो एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के थ्रू बना। नेक्स्ट आता है हमारा एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स में, यहाँ देखिएगा किसका क्या मतलब होता है, नॉट नल, तो इंश्योर दैट द कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, ठीक है। अगर नॉट नल है तो उसमें नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट, तो प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। उसी तरह यूनिक, इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ अ कॉलम आर डिफरेंट। चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की आपने कवर किया था, ये सारा चीज़ें उन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अगर हमारा एसक्यूएल कॉन्स्टेंट नॉट नल हो तब क्या होगा, तो ये कैसे करते हैं, तो क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, SID इंटीजर नॉट नल, मतलब जो हमारा ID नंबर होगा वो नॉट नल, कभी भी नल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे नॉट नल मेंशन हुआ है। लास्ट नेम वेर कैर 30, ये भी नॉट नल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे वैल्यू इनपुट होना ही है, फर्स्ट नेम वेर कैर 30, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, SID एंड लास्ट नेम कैन नॉट इंक्लूड नल वाइल फर्स्ट नेम कैन इंक्लूड नल, ठीक है। फर्स्ट नेम आप छोड़ सकते हो लेकिन लास्ट नेम और SID में आपको वैल्यू इनपुट करना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इनपुट किया गया है इंसर्ट इनटू कमांड से, इंसर्ट इनटू कस्टमर, ठीक है, कस्टमर एक टेबल नेम हो गया। अब यहाँ पे कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2,
वैल्यू, फिर उसके बाद जो कॉलम नेम 1 में भरना है वो ये आ गया, कॉलम 2 में जो जा रहा है वो ये जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स लास्ट नेम फर्स्ट नेम, फिर वैल्यूज़ लास्ट नेम में वैंग भरना ही था और फर्स्ट नेम जो है पेड्रो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फिल कर दिया गया। तो इसमें क्या बोला गया, विल रिजल्ट इन एन एरर बिकॉज दिस विल लीड टू अ कॉलम एस आई डी बींग नल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एस आई डी को नल कर दिया गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट लास्ट नेम लिया फर्स्ट नेम लिया, लेकिन एस आई डी हमने लिया ही नहीं, ठीक है। अगर नहीं लिया तो ऑटोमेटिक उसमें नल चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब एरर आ जाएगा, तो विच वायलेट्स द नल कॉन्स्टेंट्स ऑन दैट कॉलम, ठीक है। तो अगर इसका सही एक्यूरेट वे जानना था तो एक्यूरेट क्या होता कि आप इसमें एस आई डी का एंट्री करते हैं, इंसर्ट इनटू कॉलम एस आई डी कॉमा लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, फिर एस आई डी में 1 डाल वैल्यूज़, फिर 1 फिर कॉमा वैंग फिर कॉमा, आप खाली भी छोड़ देते पेड्रो के प्लेस पे तो भी वो इनपुट ले लेता। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। तो डिफ़ॉल्ट्स में यहाँ देखोगे आप क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स आईडी इंटीजर यूनिक, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट आईडी लिया है इंटीजर टाइप का और यूनिक यहाँ पे लिया है, फिर लास्ट नेम वेरकर साइज हो गया, ये सारा एज इट इज़ हो गया, ठीक है। और जब इन्होंने इंसर्ट वैल्यूज़ किया तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया जो चीज़ मैं नहीं दे रहा हूँ ऑटोमेटिक वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी लिया, लास्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम लिया, ठीक है। उसके बाद स्कोर जो है इसने डिफ़ॉल्ट 80 दिया है और यहाँ पे स्कोर लिया भी नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ वैल्यू किया तो 10, उसके बाद कुरैशी और जीशान तीन वैल्यूज़ यहाँ पे लिया था और उसके अकॉर्डिंग 3 ही केवल इनपुट किया। लेकिन जब हमारा टेबल बन रहा है तो 1 2 3 के साथ ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट 80 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि स्कोर डिफ़ॉल्ट 80, ठीक है। अगर ये स्कोर अगर लेकर अगर यहाँ पे एज इट इज़ जैसे यहाँ पे था नॉट ये नल वैल्यू अगर दे देते तो ऑटोमेटिक नल ले लेता, नॉट नल अगर देते तब यहाँ पे कंपलसरी हो जाता कि इनको भी यहाँ पे इनपुट कराया जाए इस प्लेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल यूनिक कंस्ट्रेंट्स। तो एसक्यूएल यूनिक कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, सिंपल सा ये भी चीज़ें हैं कि कैसे हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्रिएट टेबल एस आई डी लिया, लास्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम लिया, ठीक है। एस आई डी लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिया, जब वैल्यू इंसर्ट किया तो देखिए 1 वैंग पेड्रो, 2 कुरैशी शान, 3 रस्तोगी राजीव, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बोल रहा है कि एस आई डी हैज़ अ यूनिक कॉन्स्टेंट्स, क्यों, क्योंकि ये हर बार चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, हमेशा आईडी नंबर जो होता है वो यूनिक ही होता है, ठीक है। लेकिन लास्ट नेम यूनिकली नहीं हो सकता, वो मैचिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें क्या होता है चेक कंस्ट्रेंट में कि इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम satisfy certain condition. Once defined, the database will only insert a new row or update an existing row. अब यहाँ पे देखिए आप जैसे बोल रहा है क्रिएट टेबल कस्टमर एस आई डी लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कंस्टेंट बोल रहा है तो चेक में क्या एस आई डी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमेशा जो एस आई डी होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। तो बस ये चेक कंस्टेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन 5 दे दूँगा तो ये क्या करेगा 5 के बाद से ही स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब वो 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 लाइक दिस स्टार्ट होगा, ठीक है। प्राइमरी की कंस्टेंट्स आप लोग जानते ही हैं प्राइमरी की क्या होता है। तो इसमें भी सिंपल सा देख लेते हैं हम लोग क्या है क्रिएट टेबल कस्टमर एस आई डी इंटीज़र, मतलब जो भी हमारा एस आई डी था आईडी नंबर इंटीज़र था वो नॉट नल होगा और प्राइमरी की होगा, ठीक है। फिर लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। उसी तरह
दूसरा तरीका है ऐसा इंटीजर या नॉट नल कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की में हो सकता था, बट यहाँ पे इन्होंने अलग से भी मेंशन कर दिया प्राइमरी की एसआईडी, जो कि सेकंड स्टेप्स कह सकते हैं कि ये जो हम यहाँ और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मेंशन हो गया और यहाँ अलग से एक लाइन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्राइमरी की किसी भी कॉलम को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है तो यहाँ पे देखिएगा एसआईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम, जिसमें एसआईडी क्या था, प्राइमरी की था, दिख रहा है ना। उसी तरह ऑर्डर, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है ऑर्डर आईडी, फिर उसके बाद है कस्टमर आईडी, ठीक है। दो अलग टेबल हो गए, तो ये प्राइमरी की हो गया। और जो दूसरा हमारा बनता है कस्टमर एसआईडी, वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी की तो एक ही बनता है, तो अब उस समय वो क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा, ठीक है। हम प्राइमरी की या फॉरेन की क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, डेटा का कोई डुप्लीकेसी ना हो सके, उसको हम एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो अब कैसे हम बनाते हैं उसको, तो इसका एक प्रोसेस दिया हुआ है, टू क्रिएट अ कमांड यू कैन ऐड फॉरेन की डेफिनेशंस थ्रू फॉलोइंग सिंटैक्स। तो कैसे है, जो भी हमारा फॉरेन की होगा उसको, फिर कॉलम टू बी डेस्टिनेटेड, जैसे यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप का, ऑर्डर डेट टाइप का, कस्टमर एसआईडी इंटीजर टाइप का, अमाउंट, ठीक है। प्राइमरी की जो मेरा था ऑर्डर आईडी था, और फॉरेन की जो मेरा है वो क्या है, कस्टमर एसआईडी है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉरेन की भी बना लिए। नेक्स्ट आता है अप्लाइंग टेबल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो व्हेन अ कंस्ट्रेंट इज टू बी अप्लाइड ऑन अ ग्रुप, ठीक है। जब हम किसी ग्रुप में अप्लाइड करते हैं कंस्ट्रेंट्स को, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड टेबल कंस्ट्रेंट्स। द टेबल कंस्ट्रेंट्स अपीयर इन द एंड ऑफ द टेबल डेफिनेशंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टेबल डेफिनेशंस, ये एट द एंड है ये, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं क्रिएट टेबल आइटम्स। अब यहाँ आई कोड कैट टाइप का नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। DECP नाम से लिया गया है, DECP नाम से लिया गया है, कैट टाइप का नॉट नल हो गया, रोल हो गया इंटीजर टाइप का, QQH हो गया इंटीजर टाइप का, चेक हो गया, ये कंडीशन लग गया, यूनिक हो गया दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, टेबल कांस्टेंट का यूज़ हो रहा है कहाँ पे, ये देखिए दीज आर द टेबल कांस्टेंट, दिस वन पहला चेक है, दूसरा यूनिक है, ठीक है। तो यूनिक यहाँ पे आई कोड और डेस्क बनाया गया है, ठीक है। बाकी हमारा चेक जो है वो क्या कर रहा है, रोल इज़ ग्रेटर देन QOH से। अब नेक्स्ट आता है व्यूइंग टेबल स्ट्रक्चर्स। कैसे हम टेबल स्ट्रक्चर्स को व्यू करते हैं, तो अभी पीछे बताया था डिस्क कमांड से ही हम लोग करते हैं। तो जो भी है आपका टेबल नेम, ये यहाँ पे ये क्वेरीज हम जनरेट कर देंगे, डिस्क EMPL मीन्स टेबल नेम, या फिर डिस्क्राइब EMPL कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा टेबल बनकर आ जाएगा कि उसमें क्या कॉलम है और क्या डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग डेटा इनटू अनदर टेबल। अब मुझे किसी दूसरे टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, या कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, जो भी हमारा टेबल नेम है वो दे देंगे, वैल्यूज़, ठीक है, याद रखिएगा वैल्यूज़ लिखना है। अब उसके बाद मुझे कॉलम नेम नहीं देना है, डायरेक्ट वैल्यूज़ देना है, तो ऑटोमेटिक मैंने क्या किया, मुझे मेरे ध्यान में रहना चाहिए कि कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 2 में क्या है, कॉलम 3 में क्या है, तभी वो वैल्यू इंसर्ट होगा। तो ये आईडी हो गया, नेम हो गया, सेक्स हो गया, ग्रेड हो गया, और उसके बाद ये जो उनका जो भी ग्रॉस मनी था वो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यू इंसर्ट कर दिया। तो दो मेथड हमारे पास हैं। तो पहला मैंने डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई किया जब मुझे पता हो कि मेरे पास ये वैल्यू हैं, मतलब ये कॉलम है, ठीक है। अदरवाइज सेकंड मेथड मैं कॉलम को उस सीक्वेंस में रखकर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर मॉडिफाइंग डेटा इन ए टेबल। अब मुझे कोई टेबल बना हुआ है, उसमें का डेटा जाके मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे अपडेट आइटम सेट रोल नंबर रोल इक्वल टू 250, ठीक है। मतलब आइटम नाम का जो भी आपका कॉलम था उसके अंदर रोल इक्वल टू अपडेट आइटम नाम का जो टेबल था उसके अंदर रोल नाम का कॉलम था वो 250 हो गया, ठीक है। या फिर अपडेट आइटम सेट
फिर रोल इज इक्वल टू 400, QOH इक्वल टू 700, वेयर आई कोड इज़ लेस देन दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको अपग्रेड कर दिए। नेक्स्ट आता है डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल। अब टेबल से डेटा को हम कैसे डिलीट करते हैं, तो टेबल से हम डेटा को कैसे डिलीट करेंगे, तो सिंपल सा हमारा जो कमांड होता है मुझे ये रन कराने होंगे। तो क्या है वो कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम में क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपका जैसे कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय कंडीशन आप लगा सकते हो कि आप किसको डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रॉस, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज़ लेस देन 20 to 100। तो इससे क्या होगा, आपका वह टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। याद रखिएगा, टेबल को नहीं डिलीट कर रहा है, डेटा को डिलीट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेबल एक आप ड्रॉप टेबल कर देंगे तो आप पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेबल के डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, मीन डेटा कॉलम को किसी को डिलीट करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, इस कमांड का यूज़ करके कंडीशन लगाकर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस वन। नेक्स्ट आता है अल्टरिंग टेबल्स। अब कैसे किसी टेबल को हम अल्टर कर सकते हैं। अल्टर के 4 प्रोसेस होते हैं। तो पहला ऐड द कॉलम, दूसरा है ऐड एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, तीसरा है टू रीडिफाइंड्स अ कॉलम। तो इसमें हम कैसे अल्टर टेबल करेंगे, तो देखिए पहला जो प्रोसेस है अल्टर टेबल फॉर एडिंग कॉलम एज फॉलो। ठीक है, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ऐड कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप साइज देना ही है आपको कॉलम नेम का, फिर जो भी कांस्टेंट नेम है वो। तो एग्जांपल में आप देखिएगा अल्टर टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का टेबल था, उसके अंदर मैं ऐड किया किस नाम से, इसमें ऐड नाम से एक टेबल आपका वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ देख सकते हो कि ऐड टेबल किया है, टेबल नेम किया है, ऐड नाम से किया, तो ऑटोमेटिक ऐड नाम का एक टेबल बन गया। मतलब ऐड नाम का नहीं, टेल नंबर नाम का, टेलीफोन नंबर नाम का, जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, उसी तरह ये टेबल को इन्होंने मतलब एक कॉलम को ऐड कर दिया, उसी तरह उसको मॉडिफाई करना होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मॉडिफाई का यूज़ करना होगा। अल्टर टेबल मुझे लगाना ही पड़ेगा, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, जो भी कॉलम नेम आपका, न्यू डेटा टाइप साइज जो भी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल में अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है, जॉब कैट 30 टाइप का है। तो ये आपका हो गया इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा अल्टर टेबल, चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, कॉलम डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट आता है ड्रॉपिंग टेबल। मैंने बताया था कि किसी भी टेबल को अगर मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, देन आफ्टर व्हाट टू डू, तो वी हैव टू डू विद ड्रॉपिंग टेबल्स। ठीक है, ड्रॉपिंग टेबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर पाते हैं, जस्ट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट देन टेबल नेम। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे ड्रॉप टेबल आइटम्स दिया है, तो जब भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉप टेबल्स कमांड का यूज़ कर लेते हैं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट उस नाम से टेबल हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाए। ठीक है, अगर नहीं है देन आफ्टर गो विद दिस। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कोई भी टेबल आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल आइटम्स ये कर देंगे तो परमानेंटली हमारा डेटाबेस से वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल ज्वाइन। ठीक है, इनका यूज़ हम लोग करते हैं जब हमको डबल टेबल्स का यूज़ करना होता है। तो अब ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स है एसक्यूएल ज्वाइन से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आपको अगले अगले वीडियो सेशंस में पढ़ाया जाए। तो अभी तो कुछ लॉन्ग प्रोसेस में वीडियोस बचे हुए हैं, या फिर हाँ, तो आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। ये जो ज्वाइन वाला पार्ट्स है इसको मैं अपने अगले वीडियोस में पढ़ाऊँगा। याद रखिएगा, मैंने ये जो सेशंस आपको पढ़ाया है ये ऑलरेडी क्लास 11 में हमने कवर कर लिया है। ठीक है,
और अभी जो आगे भी हम पढ़ेंगे ये वो भी ऑलरेडी क्लास 11 में हमने कवर कर लिया है। तो बेहतर होगा कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अगला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको इस सेशंस में कवर करना होगा, जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स होगा।